हाइड्रोजन परमाणु और बोर का सिद्धांत क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, इसकी बोर्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं थोड़ी सी। और देखो सबसे पहला 1913 द सेमी क्लासिकल मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम क्या था? 1913 में बोर ने दिया सेमी क्लासिकल मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन, चिर सम्मत सिद्धांत दिया बोर का। देखो बोर ने क्या बोला, कुछ कांस्टेंट डिफाइन करे, क्या बोला? फंडामेंटल कांस्टेंट डिफाइन करे थे बोर के टाइम पे, उस टाइम पे क्या थे वो कांस्टेंट? देखते हैं क्या से कांस्टेंट। एक तो उसने रेडियस डिफाइन करी, कितनी थी? 1.097 के लगभग, और उसने ऑर्डर दिया था 10⁻⁷ मीटर इनवर्स का। फिर उसने दी मिनिमम रेडियस कितनी हो सकती है, तो ये उसने दिया 0.529 एमस्ट्रॉन्ग इसकी रेडियस पे। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए? ये कुछ फंडामेंटल उन्होंने कांस्टेंट डिफाइन करे बोर के टाइम। ठीक है, अब देखो आज के लेक्चर में अपने क्या 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 पढ़ने वाले हैं, ये पहले मैं बताता हूँ आपको। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे बोर की थ्योरी, क्या पढ़ेंगे? बोर थ्योरी। फिर क्या क्या पढ़ेंगे हम? फिर पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे श्रोडिंगर की इक्वेशन, वो हार्मोनिक स्पेसिस पे। फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर। और क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी की डेंसिटीज पढ़ेंगे अलग अलग के लिए, जो अपने पिछले लेक्चर में निकाल लिया उसका थोड़ा सा और इसमें डिस्कस। और क्या करेंगे? बस आज का लेक्चर में अपन इतना ही कर पाएंगे। देखो बोर की थ्योरी आती है 1913। कब आती है बोर की थ्योरी? 1913 में आती है बोर की थ्योरी। चलो बोर की थ्योरी देखते हैं अपन। बोर ने कब कहा, क्या कहा, कैसे कहा, चर्चा करते हैं। सो बोर थ्योरी, तो देखो बोर ने ना कुछ पोस्टुलेट दिए थे 1913 में। क्या पोस्टुलेट दिए सबको पता है आप लोगों को, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या दिया? लॉ ऑफ स्टेशनरी, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट दिया। क्या बोला इसने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करें। क्या बोला बोर ने? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस वाले, ये क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करेगा, वो यहां से यहां पे जाएगा, क्या करेगा? फोटोन इमिट कर देगा एच म्यू एनर्जी का। ये बोला था बॉन्ड। ठीक है, ऐसा तो होता है, पर देखो अपन लिख रहा हूं मैं आपको स्टेटमेंट पूरा। क्या बोलता है बोर कि जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व्स। और बोर बोलता है कि एनर्जी कंटिन्यूस इमिट करते जाएंगे अराउंड द न्यूक्लियाई विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, विदाउट। बस ये इसका सबसे बड़ा दिक्कत था। एनी एनर्जी, ओके। क्योंकि ऐसा होता तो फिर रिपोर्ट बोलेगा कि वो तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन वो गिरता नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसकी थ्योरी का, बोर की थ्योरी का। देखो सेकंड पोस्टुलेट क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो ये देख लेते हैं, अरे एक अलग से स्लाइड बने, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, ये बोलता है बोर। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट तो बोर का, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बोर ने देखो क्या बोला, बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ना, वो
उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो शेल्स हुज एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ये बोलो, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो शेल्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसको अपन H क्रॉस लिख देते हैं ना, NH क्रॉस। ठीक है, सो ये बोर्ड ने दिया L इक्वल टू NH क्रॉस। ओके, लिख दिया आपने यहाँ पे, और एंगुलर मोमेंटम MVR भी होता है, आपको पता ही है। अब बोर्ड का थर्ड लॉ क्या है? ये थर्ड पोस्टुलेट है बोर्ड का। थर्ड पोस्टुलेट क्या है बोर्ड का? ये है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा वन स्टेट टू अनदर में, उसमें जो एनर्जी लीज होगी वो दोनों कितनी होगी? फोटोन के hν के एनर्जी के इक्वल टू लीज होगी। तो ये बोर्ड के अपने तीनों पोस्टुलेट हो गए। अब यहां से क्या निकलता है? nth की रेडियस निकलती है, nth शेल की रेडियस यहां से निकल जाती है। कैसे निकलेगी? इनको बराबर कर दो। क्या करो? बराबर हाफ mv² इक्वल टू क्या होता है? सेंटीमीटर फोर्स mv²/r, है ना। तो एक जो mv²r किसके मूल्य का है? ये mv² अपन जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है किसके बराबर होगा? कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स के, k q1 q2/r। यहां से भी निकलेगा k z² r इक्वल टू mv²/r। तो यहां से क्या निकलेगा अपना? यहां से v निकल जाएगा, यहां से अपना v निकल जाएगा। ठीक है बेटा, कितना होता है v? देखो मैं बताता हूँ आपको v कितना होता है। तो यहां से भी क्या निकलेगा? 2πk z² so v will be equal to, which will be equal to 2.18 10⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी भी याद रखना, z/n मीटर पर सेकंड। ये इतना निकला, v निकला। और देखो r किससे निकलेगा? r भी इससे निकलेगा। जो v का मान है यहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन में, mv² आप r इक्वल टू इस वाली इक्वेशन में रख दो v की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? r आ जाएगा अपना। सो r विल बी n विल बी n² h² एप्सिलॉन नॉट n² 4π² k mz², 4π² k। देखो मैंने भी याद कर रखा है, आप भी याद रखना है, n² h² ऑन 4π² k mz²। ओके, क्या अपना? ठीक है, तो Rn क्या होता है? n² होता है, n² अपॉन 4π² k mz²। और देखो यहाँ से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। यहीं से क्या निकलेगी? बोर्ड से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी क्या कितनी निकलेगी? एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी निकलेगी अपनी En विल बी इक्वल टू -2π² k² e⁴ mz², 2π² k² e⁴ mz² अपॉन n² h। क्या निकलेगी? एनर्जी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? -13.6 z² अपॉन n²। ठीक है बेटा, अपन लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात, क्या ध्यान रखने लायक बात है? स्पेक्ट्रम देखना है इनसे। देखो मैं इसको लिख देता हूँ। एनर्जी क्या निकलती है? ये
ठीक है, अब इसका स्पेक्ट्रम डिफाइन करेंगे। स्पेक्ट्रम डिफाइन करने से पहले वो बाद में, हाँ चलो उसको बाद में देख लेंगे, यहाँ देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम डिफाइन करने से पहले यहाँ देख लेते हैं किसका स्पेक्ट्रम कैसा है, इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम। देखो एक फॉर्मूला है अपने पास 1/λ। कहाँ से आया, इसी एनर्जी का फॉर्मूला है। कहाँ से आया, इसी एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा ई का। डेल्टा ई इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। क्या, डेल्टा इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। कोई दिक्कत यहाँ तक तो निकलनी चाहिए। डेल्टा ई इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। यहाँ से क्या निकलेगा, देखो इसको सोल्व करेंगे, निकलेगा अपने का डेल्टा ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो एस सी बार लेमडा क्या निकलेगा, 1/लेमडा एफ माइनस 1/लेमडा आई। इस लेमडा को अपन कन्वर्ट करके रखेंगे वैल्यू, तो अपने स्पेक्ट्रम की 1/λ फॉर्मूला बनता है अपना वेव नंबर का। आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है, यह अपना फॉर्मूला। आर इनफैक्ट क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको अलग कलर से बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। ये रहा, ठीक है, ये अपना वन बाई इक्वल टू अल्टरनेट 1/nf स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर का, और 1.097 10^7 इनवर्स रिडबर्ग कांस्टेंट देखना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो अपना एनर्जी का है। ठीक है, फिर अपना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता कैसा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखो जरा यहाँ पे, ये होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। निकलता कैसे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपको, यहीं पे बताऊँ, चलो यहाँ बता देता हूँ। देखो निकलता कैसे है, देख तो अपन एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो एनर्जी लेवल्स ये ड्रॉ कर रखे इन्होंने, फिर भी अपन दोबारा, चलो दोबारा कर लेते हैं। 1 2 3 4 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.5। कहाँ से आ रहे हैं वो वैल्यू पुट करके जा रहे हैं ना, माइनस 1.51 और माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, ये होते हैं एनर्जी लेवल 1 2 3 और 4 की। ठीक है, अब इनके ट्रांजिशन कैसे होंगे, तो ट्रांजिशन का अपने को ध्यान रखना है 10 to 12.09 ऐसे। अभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा किसका कितना आ रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है, तो यह आएगा, पेन से बताते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 से 3 का कितना आएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो अपने को सीरीज निकालनी, क्या निकालनी है, सीरीज निकालनी है। तो सीरीज देखो कौन कौन सी होती है, यहाँ दे रखा, फिर भी अपन एक बार और देखेंगे सीरीज डबल से स्पेक्ट्रम की सीरीज कैसे निकालेंगे। देखो फर्स्ट सीरीज होती है लाइमन की, मतलब n इक्वल टू 1 पे जो भी सब आ जाते हैं वो होती है लाइमन। क्या होती है, लाइमन। तो लाइमन के लिए लेमडा निकालते हैं, तो 1/λ लाइमन के लिए 1/λ कैसे निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू r 1/nf स्क्वायर। 1/nf स्क्वायर मतलब कहीं से भी आ रहे हैं तो इनफिनिटी का स्क्वायर, और आ रहा है 1 पे आ रहा है, कितना आएगा है r, कितना आएगा है r ही आएगा लाइमन के लिए। तो बोला आएगा कि नहीं आएगा, लेमडा l इक्वल टू कितना आना चाहिए, r ही आना चाहिए। ऐसे देखो 1/λ बामर, बामर के लिए कहां से आ रहे हैं, बामर के लिए न्यूनतम कितना आएगा, -n2 तक कितना 4, कितना आएगा 4। और यहाँ कहां से, यहाँ देखो कहां से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो बामर में भी कहां से आ रहे हैं, गोस टू इन्फिनिटी कहीं से भी आओ। ठीक है ना, तो बामर में भी ये कहीं से भी आते हैं। इसका क्या आएगा, r/4। ऐसे सबके लिए अलग अलग आ सकता है। अब थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि इस वाले को क्या बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं। देखो ये जो 1/λ आया, ये क्या है,
इन्फाइनाइट से आ रही है, इन्फाइनाइट से मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ये कितना आएगा, मिनिमम आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका क्या आएगा 1/λ। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, जब वो यहाँ से n=2 से n=1 में जाए, तो एनर्जी सबसे कम, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी सबसे कम। ई मिनिमम तो लेमडा मैक्सिमम, तो लेमडा मैक्सिमम कब आएगा, जब वो 1 पे तो आएगा पर कहाँ से आएगा, 2 से आ जाएगा, तो आएगा 1/4 - 1, तो 3/4 कितना आएगा, 3/4 है ना। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, आप ध्यान रखना, 3/4 आर, वो NF - NI होता है, ये यहाँ पे है ना, NF मतलब बड़ा वाला आगे, छोटा वाला पीछे, ये फॉर्मूला। इसको N1 N2 लिख लो आप, तो N1 और N, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ से लेमडा बी क्या आएगा मिनिमम, इसमें लगाता हूँ 1/λ बामर का मिनिमम। सर ये तो मिनिमम था, मैक्सिमम कहाँ आएगा, ये मिनिमम हो गया और अब आएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम कब आएगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जो ऊपर से नीचे आ जाए सीधा, तो ये 1/4 और यहाँ से कहाँ जाए, ऊपर से, मतलब 9 से 3 से आ जाए, मतलब ये हो रहा है 3 से 2 में। ये मिनिमम कहाँ से था, इनफाइनाइट से 2 में। ये मिनिमम कहाँ पे था, इनफाइनाइट से 1 में। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, 2 से 1 में। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, आप चाहो तो मैं चलो बता दूंगा आपको। तो क्या आएगा, देखो ये आएगा आर, तो ऐसे कैसे 36, तो 4 - 9 तो आएगा 5 और 36। इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं अपन, मेरे को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 1 का स्क्वायर माइनस इन्फाइनाइट का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इधर, इन्फाइनाइट इधर, और ये सब कर दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। और क्या बचा है यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और यहाँ भी 4 यहाँ पे, और 9 यहाँ पे। तो ये 1/n1 n2 इज ग्रेटर देन n1। चलो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, n2 इज ग्रेटर देन n1, फॉर्मूला अपना क्लियर। तो ऐसा होता है, ठीक है, समझ में बात आपको। ये वैल्यू पूछता है वो से, लाइमन की क्या होगी, बमन क्या होगी, पाशन क्या होगी, ब्रैकेट क्या होगी, फुंड क्या होगी, मेम्बर क्या होगी, सब पूछता है। वैसे लाइन पूछता रहेगा वो, है ना। फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये कौन सी है, फर्स्ट लाइन है, ये कौन सी है, फर्स्ट लाइन है, ये भी कौन सी है, फर्स्ट लाइन है, किसकी, बामर की। ये किसकी थी, लाइमन की। ये किसकी है, बामर की। सेकंड लाइन पूछे तो एन बढ़ा दो, सेकंड लाइन पूछे तो एन क्या करो, बढ़ा दो, सेकंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से, अगर आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये है लाइमन सीरीज, क्या है, लाइमन सीरीज का, इसमें आती है अल्ट्रावायलेट में आती है। अब अल्ट्रावायलेट में आती है तो सबसे ज्यादा कहाँ आएगी, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से, इनफाइनाइट से आएगी, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है, तो मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी जो अपनों ने निकाल दी यहाँ पे, इसके इक्वल आएगी, रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल आएगी। अब फर्स्ट लाइन कब आएगी, जब सब यहीं से आ जाए, 2 से 1 में आ जाए तो क्या आ जाएगी, फर्स्ट लाइन आ जाएगी। फर्स्ट लाइन सबसे आएगी, लेमडा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, फिर λ1 λ2 बढ़ाते जाओ। अभी कहाँ 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, कहाँ जाना है उसको, सबसे कहाँ जाना है, 1 में जाना है, 1 में जाना है, 1 में जाना है। ऐसे 52 में क्या होगा, 52 में क्या होगा, आपने को आना कहाँ पे, 52 में 2 पे आना है, कहाँ आना है, 2 से आना है, n = 2 से चालू होगी बामर, कहाँ चालू होगी, 2 से चालू होगी बामर, कहाँ चालू होगी, n1 = 2 से चालू होगी। इसको सा गड़बड़ है यहाँ पे, n1 = 2 आना चाहिए था यहाँ पे, ये बामर सीरीज में आना चाहिए था, ये बामर का आना चाहिए, n = 2 में आना चाहिए, ये सही है। बामर का आना चाहिए, n = 2 में आना चाहिए, कहाँ से आएगी, कहीं से भी आ सकती है, फर्स्ट लाइन n = 3 से आएगी। तो देखो अपने यहाँ बना भी रखा है, डायमंड सीरीज की पहली लाइन कहाँ आएगी, 3 से 3/4 में आएगी। कहाँ से कहाँ आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। इनफाइनाइट कहाँ आएगी, इनफाइनाइट से कहाँ भेज दो, 1 में भेज दो, तो इनफाइनाइट वाला आना चाहिए जो आर के इक्वल आएगी। ऐसे 52 वाली कहाँ आएगी, पहली वाली, ये 52 वाली कहाँ आ रही है, फाइव बाई 36 कहाँ आ रही है, 5/36 कहाँ से कहाँ आ रही है, 2 में आ रही है, कहाँ से आ रही है, 3 से
2 में आ रही है, और इन्फाइनाइट से 2 में आएगी तो क्या आएगी, R/4 आएगी, जो कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। तो लेहमन बामर का कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। और एक इनका स्पेक्ट्रम कि लाइमन अल्ट्रावायलेट में है, बामर विजिबल में है, फिर नियर इन्फ्रारेड में पास्चन, फार इन्फ्रारेड में ब्रैकेट और फार इन्फ्रारेड में, तो ध्यान रखना लाइमन कौन से में है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर कौन सी है, इन्फ्रारेड। लाइमन अल्ट्रावायलेट, बारहवां विजिबल, फिर कौन सी है, नियर इन्फ्रारेड, फार इन्फ्रारेड और इन्फ्रारेड। ये नियर इन्फ्रारेड, नियर इन्फ्रारेड, फिर तो FIR है सब तो। फाइन सब ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। देख लो अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हो। अब देखते हैं अपन अपना आगे। इसके अंदर जो लिख देते हैं कितनी थी बामर की पहली लाइन की, 3/4 की, ये आ रही है अपने 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अपन निकालोगे ना, इसका रेशियो भी पूछ लेता है वो, रेशियो भी अपने को याद रखना है। ऐसे कौन सी क्वेश्चन भी अपन को निकालनी पड़ सकती, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ चलना है, उससे पहले अपन थोड़ी बहुत चीजें और देख लेते हैं। आर की वैल्यू नहीं लिखी है मैंने ना, आर की वैल्यू, आर कितना होता है अपना यहाँ पे, ये आर जो है कितना होता है, आर की वैल्यू होती है जो अपना एनर्जी थी वही 2m e⁴ k²π² कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m e⁴। कहाँ एनर्जी की वैल्यू लिखी थी ना मैंने, ये रही, टू m e⁴ k²n²h²π², सेम टू सेम, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ तक। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इन्फ्रारेड और फार इन्फ्रारेड, ठीक है। ऐसा ग्रिड बना हुआ है ना, ध्यान रखना है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना। ऐसे अब अगला आएगा n=3 पे, ये आती है n=2 पे, ये आती है n=3 पे, ये आती है n=4 पे, और ये आती है n=5। चलो आगे बढ़ेंगे अब अपन, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है अपना। क्वांटम ट्रीटमेंट पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किसका, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट अपने को पढ़ना है। चलो देखते, सपोज अपने पास ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, दिख रहा है सबको। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये स्पेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, ये दिख रहा है -k²/r, क्योंकि क्या होता है k⁴ और लिखे हैं इसको अपन तो k⁴/r होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल अपने पास जनरल टाइम पे होता है, यहाँ पे किसका फंक्शन है, ओनली और ओनली आर का ही फंक्शन है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है, कौन सा है, टाइम इंडिपेंडेंट। छोटी सी इक्वेशन अप्लाई होगी, H = अब डेल स्क्वायर क्या होता है अपना, लाप्लास ऑपरेटर, ये सब पढ़ लिया हमने पिछली क्लास में ना, तो इतना लोड आप लोगे नहीं, मैं भी नहीं लूंगा, अपन पढ़ चुके हैं, तो दोबारा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इसको। 1/r² del r² del प्लस 1/r² sin θ del θ sin θ del θ प्लस 1/r² sin² del 2.5 स्क्वायर, याद हो गया अब तो।
बस इसमें वैल्यू रख दो और जीरो कर दो, और फिर क्या करो, वेरिएबल सेपरेशन करो। क्या करो, ये वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल ये रेडियल कंपोनेंट और अपना स्फेरिकल हार्मोनिक कंपोनेंट, ये कौन सा है, रेडियल है, प्रिंसिपल पार्ट है, ये वाला कौन सा है, ऑर्बिटल पार्ट है। अब इसके बाद अपने ओरिजिन ऑफ क्वांटम नंबर आता है। यहाँ से क्या आता है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए अपने को। देखो ये लिखी हुई है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द मैथमेटिकल कंडीशन व्हेन सोल्विंग द क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार बात है जो लिखी हुई है मैंने। ठीक है, क्या है क्वांटम नंबर्स, नेचुरल ओरिजिन है, क्या है इनका, नेचुरल ओरिजिन इन क्वांटम मैकेनिक्स से क्या है, रिस्ट्रिक्शन है इम्पोज्ड बाय द मैथमेटिकल कंडीशंस व्हेन सोल्विंग द, क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपने राइज होती है क्या, क्वांटम नंबर्स। n इक्वल टू 1 2 3 क्या है अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू 0 से n-1 क्या है अपनी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसके बाद आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ml इक्वल टू -L2 प्लस L। ठीक है, चलो अब अपन डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा इस बारे में, इसलिए पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर अपने शायद सब डिस्कस कर लिया, उसका आर बार सब कैलकुलेट कर लिया अपने, है ना, इसलिए इस पर फोकस कर रहे हैं। शेल, सब शेल एंड एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, शेल, सब शेल एंड एंगुलर मोमेंटम। तो देखो के शेल क्या होती है अपनी, ये होती है अपनी के शेल n इक्वल टू 1 पे, तो n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, l इक्वल टू 0 से n- में ये रहेगा, l इक्वल टू 0 आएगा, क्या बोलेंगे इसको 1 इज गुड। अब देखो सेकंड शेल क्या है, एल शेल, एल शेल में क्या, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में l इक्वल टू क्या आएगा, 0 से n-1, सो 0 to n-1 मीन्स 0 to 2-1 मतलब 1, 0 and 1, क्या आएगा 0 and 1, तो यहाँ से क्या बनेगा 2s and 2p। ऐसे ही क्या देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, n इक्वल टू 3 है तो l कितना बनेगा, 0 to n-1, 0 से n मतलब 2, 0 1 and 2 बनेगा, तो क्या बनेगा अपना 3s 3p and 3d अपना बनेगा। ठीक है, तो जो के एल एम है वो क्या है, अपने मैक्रोस्कोपिक शेल है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, के एल एम जो है वो क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक शेल होते हैं, बड़े वाले होते हैं मैक्रोस्कोपिक शेल। ये किससे डिफाइन होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिफाइन होंगे, इससे डिफाइन होंगे। लेकिन जो अपने छोटे वाले शेल हैं, क्या है छोटे वाले शेल, एस पी और टी, ये कैसे छोटे शेल होते हैं, ये कैसे, इनको बोलते हैं जियोमेट्रिक सबशेल। क्या बोलते हैं इनको, जियोमेट्रिक सबशेल। और ये किससे डिफाइन होते हैं अपने, एल से डिफाइन। ठीक है, एल इक्वल टू 0 पे एस, पी, डी एंड सो ऑन। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कच्चा चिट्ठा क्लियर हो गया। आगे देखो फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट मतलब बताओ, फर्स्ट मतलब n इक्वल टू क्या होगा 1, एस से मतलब l इक्वल टू कितना होगा 0, इसलिए इसको बोलेंगे 1 एस शेल। अब l 0 है तो ml भी क्या होगा -l से प्लस, मतलब ये भी क्या है 0 है, इसको क्या बोलते हैं 1s। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग से अपन डिफाइन कर लेते हैं, ये मैंने बोल ही दिया। 5 0 क्या होता है 1/√2, मतलब 5 का कंपोनेंट क्या होगा 1/2 पाई। थीटा कैसे डिफाइन होगा 1/√2 से, और आर ऑफ आर क्या होगा 2, ये अपन कैलकुलेट कर लिया पिछली बार सारी की सारी चीजें, ओके दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2/√a³ e⁻⁻r/r0। सो साई 1 जो वैल्यू फंक्शन अपना बन रहा है 1/√πa³ e⁻⁻r/r0। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सारा पिछले लेक्चर में देखो आप, मतलब इससे पहले वाला तो अपना न्यूमेरिकल का है, लेक्चर नंबर 16 आई थिंक, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर 16 में जाके देखना सारे डेरिव किया है, n0 के क्यूब e⁻r/n। ओके, ये अपनों ने निकाल लिए थे। आगे बढ़े, और ये शायद है ये आर, चलो फाइव है, चलो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या पढ़नी है अपने को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसके पहले एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा कि अपनों ने, एंगुलर मोमेंटम भी लिखा था मैंने, एंगुलर मोमेंटम कहाँ गया,
ये रहा एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है एल इक्वल टू अंडर एल प्लस वन एच क्रॉस से। तो अपन अगर इसको स्क्वायर करें तो यहाँ से भी याद रखना भी काम पड़ेगा, इसलिए याद है आपको एल एल प्लस वन और क्या है एच क्रॉस स्क्वायर है। ठीक है, एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। अभी डिफाइन क्या करता है, ये एंगल डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है अपना, एंगल डिफाइन करता है ये वाला। एज मतलब सिमेट्री आती है एल स्क्वायर से, एल एल प्लस वन एच को स्क्वायर यहाँ से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी। तो देखो अजय मतलब सिमेट्री क्या होती है अपनी, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सिमेट्रिक अराउंड द जेड एक्सिस रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटम स्टेट। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना वो जेड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगी हमेशा। अगर मैं इसको आपको बना के बताऊं थोड़ा सा, ठीक है, तो अपना जेड एक्सिस कौन सा है, ये वाला। तो इसके अराउंड क्या होगा, अपनी सिमेट्रिक हो जाएगी। एक्सिस पे उनकी सिमेट्रिक होगी। कौन सी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मीन्स देखो क्या बता रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, केस कहाँ लिखूं मैं इसको, अच्छे पेन से लिख लूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से देखना। द प्रोबेबिलिटी of finding the electron doesn't depend on the finding the electron does not depend on the azimuthal angle, है ना, डिपेंड नहीं करती, doesn't depend on the फाई जो था अपना वो फाई, ठीक है, इस पे डिपेंड ही नहीं करती हो, इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगी जेड एक्सिस के, चाहे कौन से भी क्वांटम स्टेट हो। यही बात जो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो फाई क्या डिफाइन होगा, देखो मैं फाई को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे करता हूँ नीचे। फाई जो अपना वेव फंक्शन का फाई पार्ट है वो क्या होगा, ये होता है 1/2 पाई ई रेज़ टू पावर आयोटा एम। फाई पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो फाई का स्क्वायर जब करेंगे अपन तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 पाई से 1/2 पाई। ये तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा कांस्टेंट पार्ट, मतलब ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसको डिपेंड ही नहीं करेगा कि आप एंगल क्या लगा रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को याद रखनी है। ठीक है, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो ये था अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कांस्टेंट रहती है ना, डिपेंड नहीं करती किस पे, मतलब एंगल। होती कितनी है, तो बताओ कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, पी इक्वल टू क्या निकलेगी, शाई स्क्वायर और डीवी से निकलेगी, और कैसे निकलेगी, और डीवी क्या होता है अपना आर स्क्वायर, ये सब कैलकुलेट कर लिया हमने, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, अब देखो एंगुलर वाले जो है ना ये पार्ट, ये तो देखो यहाँ देख लिया फाई पे डिपेंड करेगी नहीं, और ना ही थीटा पे डिपेंड करेगी, तो पी ओनली किस पे डिपेंड करेगी, रेडियल पार्ट पे। किस पे डिपेंड करेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रेडियल पार्ट पे। मीन्स जो अपना पी आर डी आर वाला रेडियल पार्ट के ऊपर डिपेंडेंसी वो क्या आएगी अपनी, ओनली आर स्क्वायर आर एन एल आर इसका स्क्वायर और डी आर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 में भी मैंने बता दिया था। अब ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, दोबारा इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अपनी आर क्या आएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर की ये आएगी ए नोट बाई टू 3 स्क्वायर माइनस एल प्लस 1, ए नोट बाई टू 3 स्क्वायर माइनस एल प्लस 1। आर स्क्वायर क्या आएगा अपना, ए नोट स्क्वायर बाई टू एन स्क्वायर 5 एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 एल प्लस 1। ठीक है,
तो ये उन्होंने सब कर लिए हैं। ए नोट स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर का पड़ा था और आर का पड़ा था ए नोट बाई टू। बस याद रखना है यहाँ पे डिपेंडेंस 3n स्क्वायर माइनस एल प्लस वन और होती है। चलो एक बार वो लिख ही लेते हैं। लिखने से क्या माइंड पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ए नोट बाई टू 3n स्क्वायर माइनस एल प्लस वन। पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अपन। आर स्क्वायर क्या आएगा ए नोट स्क्वायर बाई टू और एन स्क्वायर और अब के बार आएगा 5n स्क्वायर। वहाँ थोड़ा सा अपन इसकी दूसरी फॉर्म लिखी थी 5n स्क्वायर प्लस वन माइनस 3l एल प्लस वन। 5 स्क्वायर प्लस वन माइनस 3l एल प्लस वन। और देखो और क्या और भी है अभी तो। और क्या है 1/r। 1/r कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 1/n स्क्वायर ए नोट से। और क्या निकलेगा 1/r स्क्वायर। इसकी क्या डिपेंडेंस थी, इसकी डिपेंडेंस थी कुछ ऐसी एन क्यूब ए नोट स्क्वायर इंटू एल प्लस 1/2। सो ये फॉर्मूले अपने को याद रखने पड़ेंगे। आर इक्वल टू ए नोट बाई टू, 3 इसको माइनस एल प्लस वन और ए नोट स्क्वायर बाई टू एन स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस वन माइनस 3l प्लस वन। ठीक है 3l प्लस वन। ओके थोड़ा सा इसको अपन 3l प्लस वन अब सही है ना, थोड़ा सा वो दिखने पर 1/n स्क्वायर ए नोट तो एन क्यूब ए नोट स्क्वायर प्लस इसको है ना स्टिकी नोट्स में चिपका लो। किसमें चिपका लो, स्टिकी नोट्स में। अपन चिपका भी लेते हैं यहाँ पे, आप भी चिपका लेना आपके इसमें। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं अपन आर की वैल्यू क्या थी अपनी, आर की वैल्यू ये थी अपनी आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू ए नोट बाई टू 3n स्क्वायर माइनस एल प्लस वन। ये अपना आर स्क्वायर क्या है अपना ए नोट स्क्वायर बाई टू एन स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस वन माइनस 3l प्लस वन। और क्या है अपना इधर से 1/r है, 1/r विल बी इक्वल टू 1/n स्क्वायर ए नोट। और क्या है अपना, और है 1/r स्क्वायर इक्वल टू 1/n क्यूब ए नोट स्क्वायर एल प्लस 1/2। ठीक है बेटा, ये स्टिकी नोट से अपना जब भी आप चाहोगे सामने आ जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं अपन, ये निकाल लिए एन क्यू स्क्वायर ए नोट स्क्वायर एल प्लस 1/2। अब देखो ये रेडियल डेंसिटी मैंने आपको बताई थी निकाल के है ना, ओनली इस पर डिपेंड करेगी। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द स्फेरिकल शेल फ्रॉम r to r plus dr थीटा ऑफ डिपेंड नहीं कर रही है, ओनली रेडियल पर r पे डिपेंड कर रही है। अपना डिस्कस कर लिया इसको यहीं पे, कहाँ पर, ये वाला पार्ट। आप चाहो तो कॉपी करके वहां पे भी इसको अपन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1s का अपने को ग्राफ ड्रॉ करना। किसका 1s, देखते हैं 1s का ग्राफ कैसे ड्रॉ हो सकता है। 1s ग्राफ, देखो 1s होता क्या है अपना, 1s के सबसे पहले क्या निकालो, रेडियस निकालो। सर कैसे निकलेगी 1s की रेडियस, बताओ क्या करो। ये आर एल टर्म है, उधर आर है, इधर प्रोबेबिलिटी है, इधर आर है, तो इसका आर एल कितना था, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ड्रॉ करनी है। तो क्या निकलेगी, मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होगी, डी पी आर अपॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या कर दो 0 के इक्वल कर दो तो अपनी आ जाएगी। तो देखो पी आर डी आर कितना आएगा अपना, ये आएगा यहाँ से, कहाँ से आएगा, वेव फंक्शन से।
वन एस का, तो वन एस का वेव फंक्शन कितना था, वन एस का ये रहा, टू अपॉन ए नोट का क्यूब 3/2 इज टू माइनस आर बाई आर नोट। ठीक है, चलो कर लिखते हैं वहां पे, टू अपॉन ए नोट क्यूब 3/2 इज टू माइनस आर अपॉन आर नोट, टू अपॉन अंडर ए नोट क्यूब, ये 2/अंडर ए नोट का क्यूब इज टू माइनस आर बाई ए नोट। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और क्या करना है, ये लगाना है, तो क्या आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर थीटा डी फाई। यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी बाई 2 घट जाएगा, वो तो वो क्या देगा 4 पाई दे देगा वहां से। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो, सो पी आर डी आर बी इक्वल टू 4 अपॉन, ये 4 पाई वाला टर्म अभी साइड में रखते हैं अपन, ये कौन सा है थीटा और फाई का, तो ये आ रहा है 4 पाई आता है ना, थीटा का टू आता है और पाई का 2 पाई आता है, और यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ इसको स्क्वायर करके आएगा ए नोट का क्यूब आ जाएगा, कितना आएगा ए नोट का क्यूब आएगा, इसका स्क्वायर क्या है प्लस 2r बाई ए नोट आएगा। इसका करो डी पी आर अपॉन डी आर इक्वल टू 0, 4 अपॉन ए नोट क्यूब, ये तो कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं अपन, 4 अपॉन ए नोट क्यूब, तो ये सब सोल्व कर लिया इसलिए ना मैं थोड़ा आलस आ रहा है करने में, माइनस 2 अपॉन ए नोट बाहर और ई का ऐसा कैसे ही, फिर क्या होगा, एक आर स्क्वायर भी तो था यहाँ पे, सॉरी आर स्क्वायर भी यहाँ पे ऐसा क्या, अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या होगा 2r, और ये ई वाला पार्ट सेम, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो ये बाहर आएगा और एक आर भी अपना बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपना 2r इक्वल टू 2r स्क्वायर अपॉन ए नोट, यहाँ से क्या निकलेगा r इक्वल टू ए नोट, इसको हम बोलते हैं ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, और एवरेज रेडियस कितनी होती है कल निकाली थी 3/2 ए नोट, और आने वाला फंक्शन कितना होता है इनवर्स क्वेश्चन होता है, इसलिए किसके सॉरी ये एस टू माइनस 2r बाई ए नोट, ये अपना है फंक्शन r10 कितना है 2 अपॉन अंडर रूट ए नोट का क्यूब इज टू माइनस 2r बाई ए नोट। ठीक है बेटा, चलो अब अपना आर की एक्सप्रेशन करनी है, तो आर कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पता नहीं कितनी बार निकाल ली, साई स्टार आर शाई इक्वल टू डीवी, मतलब डीवी के एक्सपेरिमेंटिकेशन, तो रख दो, ये डिपेंड ही नहीं करता, ब्लू डेंस के डिपेंड ओनली आर वाले पे डिपेंड करती है, तो आर तो ये वाला आ जाएगा, और क्या आएगा आर का स्क्वायर और डीवी का आर स्क्वायर और डी आर, बस ये आएगा, बस ये ध्यान रखना है फिर, और सब सही है, ओनली आर स्क्वायर रेडियल वाला पार्ट लेंगे, डी में से कौन सा पार्ट लेंगे, ओनली रेडियल वाला, आर स्क्वायर डी वाला, साइन थीटा डी फाइव बाहर ले लें, ओनली रेडियल वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा आर अपने पास, ये बचेगा 4 अपॉन ए नोट का क्यूब, अभी कर क्या है ये 4 अपॉन अंडर रूट ए नोट का क्यूब इज टू माइनस 2r बाई ए नोट, आर स्क्वायर एक और आ गया तो आर क्यूब, चलो अभी लगा देते हैं इज टू माइनस 2r बाई ए नोट, और यहाँ पे क्या आएगा डी आर, और लिमिट क्या रहेगी 0 से इनफाइनाइट, गामा फंक्शन बन गया अपना, गामा फंक्शन बन गया तो आंसर आ जाएगा सीधा ही, क्या आएगा गामा n+1 डिवाइड बाई बीटा की पावर n+1, तो यहाँ गामा n+1 मतलब गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1, और बीटा की पावर बीटा कितना है 2 अपॉन ए नोट की पावर n+1 मतलब 4, तो फाइनल आंसर अपना आ रहा है, ये डबल कैलकुलेट किए हैं, अब अच्छे से याद रहना चाहिए 3/2 ए नोट, दूसरी बार कैलकुलेट किया है हमने, कल भी किया था, ऐसे 1/r की भी निकलेगी, अब सीधा लिख देंगे, ठीक है ना, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब ये 1/r की कितने निकलेगी, अब पिछले लेक्चर में जाके देखना, लेक्चर नंबर 16 में कितना आएगा 1/r का,
ए नोट आएगा 1/a0। ठीक है, कितना आएगा 1/a0 आएगा। तो देखो अपने को कुछ समराइज चीजें करनी है। क्या करना है, 1s की कितनी निकली थी, रेडियस कितनी निकली a0, 2s की 6a0, 4a0, 3a0। क्या है ये, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है। क्या है, मोस्ट, वो ग्राफ जहां पे पिक कर रहा था मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है। क्या है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है a0, 6a0, 4a0 और 9a0। a0, 6a0, 4a0 और 9a0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं डिटरमिनेंट से ये। तो डेल्टा एन तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेल्टा एन तो कोई से भी, मतलब ट्रांजिशन के लिए, एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन जाने के लिए डेल्टा एन नोट तो कुछ भी हो सकता है ना। एन तो कुछ भी हो सकता है, बट डेल्टा एल प्लस माइनस होना चाहिए। और अगर डेल्टा एल प्लस माइनस है तो डेल्टा एम एल भी जो से प्लस माइनस एम में ही होना चाहिए। अब वो डिजनरेसी अपन पढ़ा था, डिजनरेसी पढ़ी थी, विदाउट स्पिन डिजनरेसी कितनी थी, एन स्क्वायर, और विथ स्पिन कितनी थी, 2n स्क्वायर। वो एन स्क्वायर होता है क्या, एन इक्वल टू 12+1, एन इक्वल टू, ये एन इक्वल टू क्या होता है, 12+1 होता है। बस रख दो, और एल इक्वल टू 0 से n-1 तक लगती है। हो गया होगा क्या, उसे डी जनरेट ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला पिछली बार नहीं लिखा था, इस बार आ गया। 2l+1 एल इक्वल टू 0 से n-1, जो कि अपने किसका इक्वल है, एन स्क्वायर। और डेल्टा कितना हो चाहिए, +-1। ये क्या क्रिटिकल कंडीशन है, क्रूशियल बोल दो इसको, तो वर्ड का ध्यान रखना, क्रूशियल कंडीशन है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।